अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 11 पंजाब बायोलॉजी के न्यू बुक के साथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वह है चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इससे कबल जो बुक हमारे पास मौजूद थी सिंध की भी या फेडरल की या पंजाब की, उनके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पहले रखा हुआ था, लेकिन अब के अंदर जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जो है आगे कर दिया गया है और बायोडाइवर्सिटी वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें शुरू के अंदर रखा हुआ है। तो आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू में आपकी तवज्जो जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिलाई जा रही है कि जब आप लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे आपने पढ़ा था कि एक सेल्यूलर लेवल होता है, उसके बाद टिश्यू लेवल होता है तरह से। लेकिन सेल्यूलर लेवल से पीछे जब आप जाते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर लेवल नज़र आती है। मॉलिक्यूलर लेवल से पीछे आपको जो है एटॉमिक लेवल नज़र आ रही होती है। तो वहाँ से ही आपने थोड़ा सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक इंट्रोडक्शन हासिल कर लिया था कि हमारी बॉडी कुछ मॉलिक्यूल्स की बनी है, हमारे सेल्स कुछ मॉलिक्यूल्स के बने हैं, फिर उनकी 4 किस्में हमारे पास आती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि वाटर की किस कदर अहमियत है। हालांकि वाटर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में नहीं आएगा, लेकिन वाटर की अहमियत किस तरह से वो भी डिस्कस किया जाएगा और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। मिसाल अगर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा तो ये एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। अगर प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ेगा तो ये भी एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स दो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जोड़ जो होता है उन्हें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टडी है केमिकल कंपोनेंट्स की, यानी कि उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अलावा जो और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी स्टडी है। हमारी बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी ये बायोकेमिस्ट्री है। ना सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर पढ़ा जाएगा, पर उन मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो केमिकल प्रोसेसेस होंगे और मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होंगे वो भी इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस ये दोनों बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं। मज़ीद वही बात बयान की जा रही है कि जितने भी हमारे पास जानदार मौजूद हैं उन सब के अंदर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनकी सब की बॉडी जो है इन बायो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और उनके अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके अंदर भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे होते हैं। अगर हम सिंपली एक बात कर लें कि हमारी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है HCl, तो लाजिम बात है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे रिएक्शंस इन बायोकेमिकल कंपोनेंट्स की वजह से हो रहे होते हैं। तो बेसिक नॉलेज इससे बायोकेमिस्ट्री की हमारे लिए ज़रूरी होती है ताकि हम फिजियोलॉजी को और एनाटॉमी को समझ सकें। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन सारों के अंदर बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही होती है। रिकॉलिंग के अंदर हमें याद दिलाया जा रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो उन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है जो सीजलेस है, जो कि कंटिन्यूसली हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर चीज़ें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। तो जिसके अंदर चीज़ें बनती है उसे एनाबॉलिज्म और जिसके अंदर चीज़ें टूट रही होती है उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। यही बात लिखी हुई है कि एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो चीज़ें बनेगी तो भी मेटाबॉलिज्म, और हमारे अंदर अगर चीज़ें टूट रही होंगी तो वो भी मेटाबॉलिज्म का ही हिस्सा समझा जाएगा, लेकिन उसे कैटाबॉलिज्म का नाम दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से। पहले तो यहाँ पर वाटर की अहमियत के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि ज़िंदगी का आगाज़ दरअसल पानी में से हुआ था और आज भी ज़िंदगी पानी के ऊपर डिपेंड करती है। किस तरह से आज ज़िंदगी पानी में डिपेंड करती है? जब हम हमारे एक सेल को देखते हैं, सेल का जितना भी मटेरियल अंदर की तरफ मौजूद होगा या बाहर की तरफ मौजूद होगा, उसकी मेम्ब्रेन का हिस्सा, तमाम का तमाम मटेरियल सेल का प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो वाटर होती है। प्रोटोप्लाज्म का तकरीबन 80% हिस्सा, या हम कहीं 70 से 90% हिस्सा, कहीं कहीं पे हमें 90% हिस्सा देखने को मिलेगा। तो 70 से 90% हिस्सा या 80% हिस्सा इस प्रोटोप्लाज्म का वाटर के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। और अगर हम दूसरी बात कहें वाटर के हवाले से कि वाटर हमारे बहुत सारे रिएक्शंस का भी हिस्सा बन रहा होता है, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स जो सेल में पड़े हुए हैं
उन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए पानी चाहिए। वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पानी मौजूद होगा वहाँ रिएक्शन करते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जा रही है 80% वो पानी है। बाकी की जो चीज़ें पाई जा रही हैं वो 20% के करीब पाई जा रही हैं। अगर पानी को निकाल देंगे, जो भी चीज़ बचेगी वो हमारे पास ड्राई वेट कहा जाएगा। तो पानी के अलावा बाकी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास? बाकी के हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किन्हें कहा जाता है? उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंटेनिंग बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। आगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये हमारी बॉडी बना रही होती है, तो इसलिए इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दरअसल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बना रही होती है। ये बात लिखी हुई कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, या दूसरा इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स नेचुरली हमारी बॉडी में ही मौजूद होते हैं, या फिर इनके प्रोडक्ट यानी कि ये टूट कर किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हों, या इनका कोई हिस्सा हमारे पास ज़रूर मौजूद होगा। मॉलिक्यूल कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। आगे हम चारों को मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, प्रोटीन किसको कहा जाता है, लिपिड किसको कहा जाता है, इन सारों को। हमने कहा पानी निकाल दिया तो हमारे पास ड्राई वेट है। ड्राई वेट के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये मॉलिक्यूल्स ड्राई वेट के अंदर कितना परसेंट मौजूद है? 92% या 93% ये वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बाकी के 8% हिस्से के अंदर या 7% हिस्से के अंदर कुछ छोटे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि विटामिन वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिड्स हो गए, साल्ट्स हो गए, आयन्स हो गए, ये हमारे पास बाकी के 8% में मौजूद होंगे। अगर आप कंपोजिशन देखोगे, सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पाया जा रहा है वो हमारे पास प्रोटीन है, 50% पाया जा रहा है। न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट 15% और लिपिड्स जो है वो 10%। यहाँ पर यह बात काबिल तवज्जो है कि यहाँ पर वाटर को एक्सक्लूड करके बात बयान की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ ड्राई वेट को बयान किया जा रहा है, लेकिन जब वाटर के साथ कंपोजिशन होगी तो वाटर 80%, फिर इनका जो परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर वाटर के हिसाब से परसेंटेज देखी जाएगी। इनको 20% में देखा जाएगा कि 20% के अंदर इनका कितना हिस्सा मौजूद है। इस तरह से 92% ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। बाकी के 8% के अंदर वाइटामिन्स और दीगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शामिल होंगे। मज़ीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं वो ज़्यादातर बड़े साइज़ के होते हैं। बड़े साइज़ के इस तरह से कि काफ़ी सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर इस तरह से आपस में जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स जो इनमें शामिल होते हैं उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है, और मोनोमर्स के जुड़ने के नतीजे के अंदर हमारे पास एक पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल से क्योंकि वो ज़्यादा साइज़ के हैं, काफ़ी सारे मोनोमर्स के बने हुए। अगर एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा तो वापसी से हमें कई सारे मोनोमर्स देखने को मिलेंगे, और इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाएगा। वाटर दाखिल करके इनको तोड़ा जाता है। तो वाटर यहाँ पर भी इन मॉलिक्यूल्स के टूटने वाले रिएक्शंस में भी हेल्प कर रहा होता है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट दरअसल एक जनरल टर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट को वैसे शुगर्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, और छोटे मॉलिक्यूल को मोनोसेकेराइड कहा जाता है। पॉली मतलब ज़्यादा, सेकेराइड मतलब शुगर्स, ज़्यादा शुगर वाला मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड। और इस तरह से मोनो मतलब सिंगल, और सेकेराइड माना शुगर, मतलब कि सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल। तो सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल को बना रहा होगा। सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के सिंगल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसे पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके पॉली न्यूक्लियोटाइड को बना रहे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे जनरल टर्म है जो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, उसे मोनो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो मोनो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे होते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हमारे पास जो आएगी वो DNA, RNA, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मज़ीद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से बयान किया जा रहा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेसिकली कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो कार्बन उनकी बुनियाद में मौजूद होता है, लेकिन उस कार्बन के साथ में कुछ और एटम्स का ग्रुप भी हमें देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अमीनो एसिड मौजूद है। इस अमीनो एसिड में एक सेंट्रल एटम होता है, वो तो कार्बन होता है। इस कार्बन के साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है। इसके साथ में एक रेडिकल जुड़ा होता है, रेडिकल का हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और साथ में NH2 जुड़ा होता है।
हमें डीएमाइनेशन देखने को मिलती है। डीएमाइनेशन में ये होगा कि अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अलग हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप का अलहदा हो जाना ये रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है। या तो फंक्शनल ग्रुप अलग होता है या एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स को अलहदा किया जाता है। एटीपी के अंदर भी फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, वो फास्फेट ग्रुप निकाला जाता है या जोड़ा जाता है। तो ये वाले जो ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप कहलवाएंगे, इसके अंदर OH ग्रुप आ जाएगा, CO आ जाएगा, COOH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइनो ग्रुप इसके अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस के अंदर ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, या कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस हमारे पास अंजाम हो रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।